हेलो एवरीवन, लक्ष्य द टारगेट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से पाचन क्रिया को पढ़ने जा रहे हैं और यह अंतिम क्लास होगा पाचन क्रिया के बारे में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था किस प्रकार से पाचन का शुरुआत मुंह से होता है, उसके बाद फिर अपने पेट में होता है, उसका छोटी आंत में होते हुए फिर बड़ी आंत में चला जाता है। पिछले क्लास में हम सभी लोगों ने पढ़ा था कि छोटी आंत में किस प्रकार से अंतिम पाचन होता है और सबसे अधिक अवशोषण होता है। उसी प्रकार से आज देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत का क्या काम है। तो इस पर हम देखें तो बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन का नाम से पता चला कि बड़ा है, लार्ज है, लेकिन ये साइज में से छोटी आंत से छोटा होता है। जैसा हम पिछले क्लास बताए थे कि छोटी आंत है से बड़ा होता है इसे, लेकिन उसका क्या है कि व्यास डायमीटर कम होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज्यादा होने के कारण से ये लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत कहलाता है और वो छोटी आंत कहलाता है। तो इसमें हम देखें कि एक क्या होता है कि बड़ी आंत में मैंने जैसे कह दिया था कि पाचन की क्रिया लगभग समाप्त हो जाता है छोटी आंत में ही। तो बड़ी आंत में क्या होता है, तो बड़ी आंत क्या करता है, वो एब्जॉर्ब्स एंड स्टोर वाटर, ये पानी को जमा करता है, पानी को जमा करता है और अवशोषित करने का काम कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। अभी तक हम सभी लोगों ने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स सबका डाइजेशन कहीं न कहीं हो गया था, लेकिन वाटर का हमने कहीं नहीं पढ़ा था। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज दोनों कहाँ पर होता है, दोनों है से लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, बड़ी आंत में होता है। उसी प्रकार से देखें तो बड़ी आंत में है से एक वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन किसको कहते हैं हम लोग, वेस्टिजियल ऑर्गन उसको कहे, वेस्टिजियल ऑर्गन उसको कहता है जिसका शरीर में कोई काम नहीं है। वो शरीर में पाया जाता होता है लेकिन इसका कोई काम नहीं है। मतलब अगर उसको काट के हटा भी देंगे तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि शरीर का कोई काम फंक्शन करना बंद कर देगा। वेस्टिजियल ऑर्गन उसको कहते हैं। किसी जगह में हो सकता है कि उसका काम होगा लेकिन आज के समय में उसका कोई काम नहीं है। तो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है अपेंडिक्स। आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होता है वो किससे अटैच होता है, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत से ही अटैच होता है, बड़ी आंत से ही जुड़ा होता है। ये याद रखना अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स में ही क्या होता है, सूजन होने के कारण से किसी कारण में सूजन हो जाता है तो जो अपेंडिसाइटिस बीमारी होता है, मतलब अपेंडिक्स फूल जाता है, तो क्या होता है कि उसमें डॉक्टर सलाह देता है कि उसको काट के हटा दीजिए, नहीं तो अगर वो फट जाएगा तो शरीर में पूरा खून में जहर फैल जाता है। तो इसलिए अपेंडिक्स क्या होता है, वेस्टिज इसको काट के अगर हटा भी देते हैं, शरीर से निकाल भी देते हैं, तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि नुकसान हमें हो जाएगा, क्योंकि वेस्टिजियल ऑर्गन का कोई काम नहीं है शरीर में हमारा। ठीक है, ये किससे अटैच होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके तो इस प्रकार से हमारा है से पाचन बड़ी आंत तक हो गया। अब यहाँ से क्या होता है कि जो भी ये भोजन हम ग्रहण किए थे उसका पानी से लेकर सब कुछ तो स्टोर कर लिया, सारे न्यूट्रिएंट्स उससे ले लिया गया। तो जो उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, वेस्ट मटेरियल जो बच जाता है लास्ट में, जो फाइनल बच जाता है, वो क्या होता है कि फिर बाद में ऐसे एनस जो है से लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, जो अंतिम होता है, एनस के माध्यम से शरीर से बाहर त्याग हो जाता है, उसका निकल जाता है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से पाचन मुंह से हम लोग इनटेक करते हैं, मुंह से लेते हैं, और बड़ी आंत में एनस होता है जिसके थ्रू है से वो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर से निकल जाता है और ऐसे हमारा पाचन समाप्त हो जाता है। इसी में देखें तो 2-3 पॉइंट और है जो कि हमें जानने के लिए, खास करके लीवर और पैंक्रियाज के बारे में जो हम लोगों ने पिछले क्लास से पढ़ा था, 2-3 पॉइंट है, कुछ पॉइंट है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग यहीं पढ़ लेते हैं। क्योंकि जब लीवर और पैंक्रियाज के बारे में पढ़े तो लीवर और पैंक्रियाज के पाचन के अलावा भी इसका कुछ काम है। पाचन में क्या काम है, तो एंजाइम सीक्रेट करता है, एंजाइम रिलीज करता है, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। उसके अलावा भी है से पैंक्रियाज का और लीवर का है से काम है। वो काम क्या है उसको भी हम लोग यहीं पर पढ़ लेते हैं ताकि है से और आगे उसके लिए दिक्कत ना हो। तो हम देखें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लीवर के बारे में। लीवर के बारे में क्या कहता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हिच वन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर का, मानव के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो याद रखना होगा मानव के शरीर का लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ही है। सारे लीवर के बारे में फैक्ट्स बता रहे हैं। क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर का कौन सा है, वो लीवर है।
सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन, ध्यान देना यहाँ पर ग्लैंड हम बात किए थे, ग्रंथि की बात किए थे। ग्लैंड उसको कहा जाता है जो एंजाइम सीक्रेट करता है, जो एंजाइम है से निकालता है, छोड़ता है, उसको ग्लैंड कहा जाता है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारा लिवर, लेकिन ऑर्गन की बात करते हैं तो सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, मतलब दूसरा सबसे बड़ा अंग है। दूसरा सबसे बड़ा अंग है कौन सा? वो यकृत है। सबसे बड़ा अंग स्किन होता है, त्वचा है। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फर्स्ट नंबर पर कौन सा आ जाता है? स्किन आता है, स्किन त्वचा आ जाता है जो कि फर्स्ट नंबर पर है। सेकेंड नंबर पर कौन सा है? वो लिवर है। अगला पॉइंट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस, मतलब यूरिया का निर्माण यहीं पर होता है। कहां पर होता है? लिवर में ही होता है। लिवर में ही है से यूरिया का निर्माण होता है। यहीं पर यूरिया है से बनता है, जो मूत्र के थ्रू है से होकर के निकल जाता है। तो यूरिया का निर्माण कहां पर होता है? वो लिवर में ही होता है। ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा, तो ऑर्निथिन चक्र के द्वारा यूरिया का निर्माण कहां होता है? वो लिवर में ही होता है। ठीक है। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैक्सिमम रीजनरेशन पावर, हमारे शरीर में सबसे अधिक मैक्सिमम रीजनरेशन पावर किसका होता है? तो लिवर को होता है। रीजनरेशन पावर करने का मतलब क्या होता है कि अगर किसी कारण बस चोट लग जाता है, कुछ नुकसान हो जाता है, तो वापस पुनः अपने स्थिति में आने का जो क्षमता होता है, शक्ति होता है, उसी को रीजनरेशन पावर कहते हैं। मतलब पुनः उत्पन्न होने की इस शक्ति, ये जो होता है सबसे अधिक होता है किसी में होता है? लिवर में होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कहीं पर कट जाता है तो कुछ दिनों के बाद वहां पर थक्का जम के फिर वापस त्वचा बन जाता है, उसी को हम लोग रीजनरेशन पावर कहते हैं। उसी तरीका से लिवर में भी किसी कारणवश उसको नुकसान पहुंच गया, कट गया, छिल गया, किसी तरह कुछ हो गया, तो ये अपने आप को पुनः वापस स्थिति में जैसे पहले था उस तरह की स्थिति में लाने में सबसे अधिक क्षमतावान ये होता है। मतलब कि मैक्सिमम रीजनरेशन पावर किसके पास होता है? लिवर के पास होता है। और हम देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, आगे देखते हैं लिवर के बारे में एक दो पॉइंट और देखते हैं हम। तो लिवर के बारे में देखें तो लिवर में जैसा हम कहते हैं कि लिवर से एंजाइम निकलता है, बाइल जूस, उसी प्रकार से लिवर से ऐसे दो प्रोटीन भी रिलीज होता है, दो प्रोटीन भी निकलता है। दो प्रोटीन निकलता है, वो कौन कौन सा है? हेपारिन और फिब्रिनोजन। क्या है? हेपारिन और फिब्रिनोजन, ये दो प्रोटीन भी निकलता है। इन दोनों का काम क्या है? तो हेपारिन का काम है कि शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं बनने देता, रक्त का थक्का जमने से रोकता है। हेपारिन का काम है शरीर के अंदर है से रक्त का थक्का नहीं होने देता है। जबकि फिब्रिनोजन का जस्ट इसका उल्टा काम है। फिब्रिनोजन क्या करता है? शरीर के बाहर रक्त का थक्का बनाता है। शरीर के बाहर कट छट जाता है तो देखेंगे तो वहां पर थोड़ा देर के बाद ब्लड रुक जाता है और वहां पर एक दो दिन के बाद क्या होता है? काला काला चकता बन जाता है, वही रक्त का थक्का बन जाता है। किसके वजह से बनता है? फिब्रिनोजन की वजह से। और शरीर के अंदर है से कौन रक्त का थक्का बनाने से रोकता है? वो हेपारिन होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। उसी प्रकार से कुछ कुछ पॉइंट हम पैंक्रियाज के, अग्नाशय के भी देखें, जो पाचन के अलावा और क्या काम करता है। एक चीज इसमें याद रखने वाला चीज है, एग्जाम पूछता है कि मिक्स्ड ग्लैंड कौन सा, मिश्रित ग्रंथि कौन सा है। तो याद रखना कि हमारे पूरे शरीर में एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? वो पैंक्रियाज है। एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? पैंक्रियाज। एकमात्र, ओनली मिक्स्ड ग्लैंड, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? वो पैंक्रियाज है। मिश्रित ग्रंथि करने का मतलब क्या? जो एक्सोक्राइन भी हो, मतलब बहिस्रावी भी हो, और जो एंडोक्राइन भी हो, जो अंतःस्रावी भी हो। मतलब जो पैंक्रियाज अग्नाशय अपने से बाहर भी रिलीज करे और अपने अंदर भी सीक्रेट करे, रिलीज करे, तो वो कहता है मिक्स्ड ग्लैंड। तो पैंक्रियाज दोनों करता है। एक्सोक्राइन में क्या करता है? तो एक्सोक्राइन में एंजाइम है से वो सीक्रेट करता है, रिलीज करता है। हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ये तीन एंजाइम्स सीक्रेट करता है, रिलीज करता है। तो ये क्या हो गया? एक्सोक्राइन। उसी तरीके से एंडोक्राइन में भी हार्मोन रिलीज करता है, तीन हार्मोन रिलीज करता है शरीर के अपने अंदर। पैंक्रियाज अपने अंदर तीन हार्मोन रिलीज करता है, तो हो गया एंडोक्राइन। मतलब बाहर एंजाइम्स रिलीज करता है और अंदर में हार्मोन रिलीज करता है। तो कौन सा तीन तीन हार्मोन है उसका हम लोग देखते हैं। तो हम देखें अग्नाशय में जो तीन हार्मोन बताया कि इसका एंडोक्राइन में ऐसे क्या होता है? अंतःस्रावी में तीन हार्मोन निकलता है। वो तीन हार्मोन कौन कौन सा है? तो याद रखना है कि वो तीन, एक हार्मोन हो गया इंसुलिन, नाम इसका सुने होंगे, इंसुलिन। दूसरा हो गया ग्लूकागोन,
तीसरा हो गया सोमेटोस्टेटिन। क्या हो गया तीसरा? सोमेटोस्टेटिन। इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन। याद रखना है कि अब इंसुलिन क्या होता है कि इंसुलिन में बीटा सेल होता है, जिससे कि इंसुलिन में बीटा सेल से निकलता है, जो क्या करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ध्यान देना, क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है कौन? इंसुलिन। और ग्लूकागोन क्या करता है? जस्ट इसको उल्टा करता है, जो अल्फा सेल से निकलता है। ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। मतलब शरीर के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ग्लूकागोन करता है। और वापस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि डायबिटीज जब होता है, डायबिटीज में क्या होता है? शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ना शुगर की मात्रा बढ़ गई, मतलब ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ जाता है, तो वो इंसुलिन लेता है। क्यों लेता है? ताकि जो बढ़ा हुआ जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको ग्लाइकोजन में बदल दे, उसको कन्वर्ट कर दे, तो ग्लूकोज जैसे क्या हो जाएगा? शुगर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये कौन करता है? वो इंसुलिन करता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? इंसुलिन कहाँ निकलता है? तो इंसुलिन निकलता है वो हमारे पैंक्रियाज में, अग्नाशय में निकलता है। और ये अग्नाशय के किस हिस्से से निकलता है? ये सवाल पूछता है। अग्नाशय के किस हिस्से से तीनों हार्मोन से निकलता है? इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन का बहुत अधिक काम नहीं होता है, ये स्वांगीकरण की प्रक्रिया में ऐसे करता है। मतलब इन दोनों को ऐसे किस प्रकार से काम सही तरीका से करे, इसका काम है देखना। स्वांगीकरण, एसिमिलेशन की प्रक्रिया को देखता है। तो बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये दो इंपॉर्टेंट है जो समझना है, ठीक है। तो ये तीनों जो हार्मोन्स हो गया, इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन, ये तीनों कहां से निकलता है? तीनों निकलता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। नाम सुने होंगे आप लोग, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस की द्वीपिका से निकलता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका, हिंदी मीडियम वाले याद रखिएगा, हिंदी माध्यम वाले के लिए लैंगरहैंस की द्वीपिका से इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन तीनों ऐसे निकलता है। वो लैंगरहैंस की द्वीपिका से निकलता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है। तो इस प्रकार से हमारा पाचन क्रिया जो है बायोलॉजी का ये समाप्त हो गया, पहला चैप्टर। तो इसको बार बार से इसको देखेंगे, इसको नोट्स बनाएंगे और इसको बार बार रिविजन करेंगे, तो 2 से 3 माह पढ़ने में पूरा का पूरा पाचन क्रिया हो जाएगा। और इस आप देखे होंगे, अगर पहले कभी एग्जाम दे होंगे या टेस्ट प्रैक्टिस करते होंगे तो देखे होंगे कि कितना सारा है इससे बायोलॉजी का क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है, सिर्फ पाचन क्रिया से। इसी प्रकार से हम लोग हर छोटे छोटे टॉपिक ऐसे बायोलॉजी में पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को ऐसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब ऐसे करेंगे, ताकि इस प्रकार से ऐसे हमको भी मोटिवेशन मिल सके काम करने के लिए, और हमको भी पता चले कि हम भी सही दिशा में काम कर रहे हैं। अगर आपको भी किसी खास टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए या कहीं पर कुछ समस्या हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसका अगला क्लास में से जरूर उसको हम करने का कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।